इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड और टी20 स्क्वाड फॉर साउथ अफ्रीका सीरीज, श्रीलंकन सीरीज और ट्राई सीरीज अनाउंस कर दिया गया है। इसी पर मैं अपने साथी हसनात अख्तर के साथ गुफ्तगू शरीफ करूंगा। तो हसनात, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग क्रिकेट पल्स। मैं हूं हसनात अख्तर और मैं बिल्कुल ठीक हूं। और स्क्वाड जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान का अनाउंस हो चुका है, दोनों फॉर्मेट्स का और दोनों सीरीज़ का। तो इस स्क्वाड के ऊपर हम बातचीत करेंगे आज। हसनात, आगे बढ़ने से पहले एक दफा फटाफट से मैं पाकिस्तान का स्क्वाड ना बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल बताएं। पहले मैं शेयर करता हूं जी पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड। कप्तान सलमान अली आगा, अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक। और इसके साथ साथ कुछ रिजर्व्स भी अनाउंस हुए हैं। वो उनमें शामिल है फखर जमान, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम। अगर देखा जाए इस स्क्वाड में हसनात बाबर आजम की वापसी हुई है, उस्मान खान की वापसी हुई है और नसीम शाह की वापसी हुई है। आप किस तरह का देख रहे हैं स्क्वाड को? देखिए, टी20 स्क्वाड जो है वो मुझे 50-50 लगा है, क्योंकि इस स्क्वाड में ज़्यादतियाँ हुई हैं बहुत ज़्यादा, जो कि होती आ रही हैं। एशिया कप से पहले की ज़्यादती, इरफान खान न्याजी, मोहम्मद अब्बास अफरीदी एक बार फिर इग्नोर कर दिया पीसीबी ने, और सुफियान मुकीम को बाहर कर दिया, जो मेरे समझ से बाहर है। सुफियान मुकीम को तो आपने मैच ही नहीं दिया एशिया कप के अंदर। उसको बेचारे को 2 मैच वो मेरा ख्याल खेला है, इंडिया वाला मैच तक खेला, उसके बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया है और अब आपने उसको स्क्वाड से भी निकाल दिया है। तो प्लेयर्स बनाने का तो आपका मूड ही नहीं है। आप उस्मान तारिक को लेके आ गए हैं। मेरे बड़े सवाल हैं उस्मान तारिक के लिए, क्योंकि उस्मान तारिक का एक्शन ही इस तरह का है, उसका एक्शन ही कोई पता नहीं है रिपोर्ट हो जाए। वैसे ही पाकिस्तानी मशहूर हैं, आईसीसी उनका एक्शन जो है फ़ौरन ही रिपोर्ट करते थे। तो उस्मान तारिक को आप ले आए हैं अगेन इन जस्टिस विद सुफियान मुकीम, और यही है बस नॉर्मल सा स्क्वाड है। नसीम शाह वापस आ गए हैं बग़ैर किसी वजह के। सीपीएल में उन्होंने परफॉर्मेंसेस तो दी हैं, बट नसीम शाह की फ़िटनेस इजाज़त नहीं देती कि वो टीम में वापस आएँ, लेकिन वो आ गए हैं। अब हम लोग होप ही कर सकते हैं कि वो अच्छा करे। इसके अलावा बाबर आजम की वापसी आई है। सर, आप मुझे हमारी इसमें बड़ी बहस चलती रहती है बाबर आजम के मुतालिक। आप मुझे बाबर आजम के बारे में कहते हैं कि मैं नहीं बोलता। सर, मैं बात जो सही है उस पर बात करूंगा। पहली बात है कि बाबर आजम को आपने टी20 से बाहर क्यों किया? मेरा ये सवाल अभी तक मौजूद है। उसके बाद अगर आपने कर दिया ना, तो आपने वापस क्यों ले आए हैं? ये एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि बाबर आजम ने क्या एक 50 बना ली है? एक 43 या 46 कितने रन बनाए थे बोला फर्स्ट इनिंग्स में, फर्स्ट टेस्ट मैच में? 44 या 42 चले, जितने भी बनाए थे वो बना लिए हैं। अगर भाई क्राइटेरिया हमारा ही पुट्ठा है ना, मतलब हम पीएसएल में जो परफॉर्मेंस देते हैं हम उसको उठा के टेस्ट मैच में ले आते हैं, जो टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दे रहा है हम उसको टी20 में ले आते हैं। ये क्या हमारा क्राइटेरिया है? बाबर आजम को चाहिए था, हमारे पीसीबी को चाहिए था कि बाबर आजम को डोमेस्टिक में भेजते, उसे कहते भाई इधर जाके डोमेस्टिक खेल, मुख्तलिफ लीग्स खेल, जैसे रिजवान खेला। मैं इधर सवाल पूछूंगा, इसके बाद आते हैं उस सवाल पे भी। तो बाबर आजम को डोमेस्टिक खेलना चाहिए था, फिर आना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं 100% आज पहली दफ़ा आपसे एग्री करूंगा। बाबर आजम के लिए आपने बात की, और डोमेस्टिक तो खेलने से इन्होंने तौबा की हुई है हमारे सीनियर ने। रिजवान इवन एक मैच कायद आजम ट्रॉफी का खेल गए थे, बाबर आजम ने नहीं खेला कोई मैच भी, और वहाँ पे कायद आजम ट्रॉफी का सीज़न चल रहा है, आपने उसको टी20 के अंदर कमबैक करा दिया है। बात सारी ये है कि जब बाकी प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, खुशदिल शाह आते हैं, फ़हीम अशरफ आते हैं, बीपीएल के अंदर परफॉर्म किया हुआ था इन्होंने बांग्लादेश लीग में, जब ये चैम्पियन ट्रॉफी में आए, तब सारों ने कहा कि ये बगैर कुछ किए वापस आ गए हैं। क्या बीपीएल क्राइटेरिया है सिलेक्शन का? ऑन दी अदर हैंड अब बाबर आजम वापस आए हैं, काफ़ी लोग खुश हैं, अवाम खुश है। कुछ मेरे जैसे भी हैं जो रियलिटी के ऊपर बात करते हैं और वो खुश नहीं हैं, क्योंकि फिर आप क्राइटेरिया अपना एक रखें ना। बाबर आजम ने तो किया ही कुछ नहीं, खेला ही नहीं है, वो तो कोई मैच ही नहीं खेला टी20 का। टी20 प्लेयर को वापस लाते हैं आप टी20 की बेस पे ना, यहाँ पे आप वापस ले आए हैं। शायद अवाम का भी प्रेशर है जिसकी वजह से बाबर आजम वापस आए हैं, बट अब वो आ गए हैं और अब आए हैं, तो मैं ये भी नहीं देखना चाहता कि अगर इस सीरीज़ में उन्होंने कुछ ना किया तो आप फिर से उनको ड्रॉप कर दें। आप अब उनको लेके आए हैं तो फिर वर्ल्ड कप तक फिर अपने साथ ही लेके चलें। वर्ल्ड कप आपने उनके साथ ही खेलना था, क्योंकि सीनियर प्लेयर स्क्वाड में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा हसनात, रिजवान एक ऐसा बंदा है जो गेम को थोड़ा लेके चल सकता है, और हमारे पास, मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि वाहिद कीपर, बेस्ट कीपर वही है। आप उस्मान खान को ले आए उसकी जगह, जिसकी कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं है। उसने मेरे ख्याल में वो जो गनी क्लास की जो लीग हुई है उसमें थोड़ा बहुत स्कोर बना लिया, वरना उसकी कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं है। इससे बेहतर तो अपना रिजवान था।
देखें रिजवान मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा बाबर के लिए भी और रिजवान के लिए भी कि एक टीम के अंदर T20 टीम के अंदर बाबर और रिजवान में से एक प्लेयर होना चाहिए। और सोने पे सुहागा ये है कि आगा सलमान उस टीम का कप्तान है जो ऑलरेडी एक स्लो प्लेयर है। तो आप 3 बंदे इकट्ठे कर लेंगे तो वो बिल्कुल ही एक अजीब हो जाएगा। या सलमान अली आगा ना होते तो मैं शायद एक्सेप्ट कर लेता इस चीज़ को कि बाबर और रिजवान, उसमें भी ये कि बाबर 3 पे हैं और रिजवान ओपन करें, तो ऐसे थोड़ी सी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। उस्मान खान की जहाँ तक आपने बात की, उस्मान खान को तो बहुत ज़्यादा चांसेस मिले थे, उसके बाद वो निकले, अब वो आए हैं, उन्होंने 1 सेंचुरी बनाई है। गनी टूर्नामेंट कोई क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन का, वहाँ पे एक जाला पार करो ना तो उसके 8 रन मिलते हैं। तो वो एक गली लेवल का कोई टूर्नामेंट था, उसकी बेस पे अपन को वापस ले आए हैं। और वही है कि हम प्लेयर एक दफ़ा बाहर निकालते हैं, फिर उसको डायरेक्ट ही फ़ौरन ही वापस लेके आ जाते हैं। उसको बेचारे को थोड़ा रगड़ा तो खाने दो, आप उस्मान खान को डायरेक्ट ही वापस लें। बाकी रिजवान वाली जो बात है वो मैं यही समझता हूँ कि बाबर और रिजवान में से एक बंदा होना चाहिए, और बाबर इन्होंने रख लिया है। और यही है। अच्छा, आप कह रहे हैं बाबर रख लिया, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस किया, मेरा जो बात जहन कहता है मैं वो बात आपसे शेयर करूं, बाबर से बेहतर फिर आप रिजवान को ले आते। नहीं, रिजवान अगर आप बाबर और रिजवान का कंपैरिजन करें तो मैं उसमें बाबर को ऊपर इसलिए रखता हूं क्योंकि टेक्निकली बाबर बेहतर है रिजवान से, और रिजवान बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है बाबर से। नहीं सर मैं वो बात नहीं कर रहा, बाबर का तो लेवल ही नहीं है ना, बाबर की जिस तरह टेक्निक है आप उस पर सवाल तो उठा नहीं सकते। जी जी, मैं ये बात कर रहा हूं कि रिजवान आपको एक एज ए कीपर आपको बड़ा फायदा होना था। देखें कीपर अब यही है, आपने एक ही कीपर रखा हुआ है। हाँ, बैकअप कीपिंग के ऑप्शन पे आप रिजवान को रख लेते, लेकिन मैं रिजवान और उस्मान खान दोनों से बेहतर मैं पोटेंशियल वाला प्लेयर समझता हूँ हसीबुल्लाह को, जिसको आपने वनडे में रखा हुआ है, उसको T20 में होना चाहिए था। हसीबुल्लाह को अगर आप रख लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन आपने हसीबुल्लाह भी नहीं रखा, आपने रिजवान भी नहीं रखा, आपने वापस ले आए हैं उस्मान खान। और अगर ये सीरीज़ में भी फेल हुए तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा। अच्छा सर, फखर जमान को हमने बाहर कर दिया, ज्यादती हमने उसके साथ खुद की, उसने आपको हर नंबर पर स्कोर बना के दिया, आपसे जैसी परफॉर्मेंसेस आपने जैसी मांगी वैसी करके दी, तो आज आपने उसे बाहर कर दिया। फ़खर ज़मान इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स, और मुझे तो ये इस बात का यकीन हो गया था कि अगर बाबर आजम वापस आएंगे तो फ़खर ज़मान बाहर जाएंगे, क्योंकि फ़खर 3 पे बैटिंग कर रहे थे और बाबर भी आएंगे वो 3 पे बैटिंग करेंगे। फ़खर ज़मान को आपने बाहर कर दिया, और अगर आप देखें तो फाइनल में जो आपने थोड़े बहुत रन्स किए थे उसमें से 46 फ़खर ज़मान के थे, 60 या 58 शायद साहिबजादा फरहान के थे। तो फ़खर ने तो फाइनल में भी रन किए हुए थे, तो आपने उसको बाहर कर दिया। वनडे तो उसका फॉर्मेट है, कोई ये नहीं कह सकता कि वनडे में रखा है तो वर्कलोड कम करने के लिए। वनडे तो उसका फॉर्मेट है, वहाँ से तो कोई भी कभी भी वो ड्रॉप नहीं होता। और T20 में आपने फ़खर को निकाल दिया, डिस्पाइट उसने फाइनल में रन किए हुए थे। सऊद शकील के साथ लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि चैम्पियन ट्रॉफी में उसने इंडिया के अगेंस्ट रन किए थे और वो वनडे से बाहर हो गया था। तो पाकिस्तान में इसी तरह चलता है, और फ़खर को इन्होंने रिज़र्व में डाला हुआ है, वो भी एक लॉलीपॉप ही है। रिज़र्व वाले बंदे बाहर ही होते हैं, वो सिर्फ टीम के साथ होते हैं, वो खेल उस सूरत में सकते हैं अगर ऊपर से कोई इंजर्ड हो जाए तो। वो ऐसा ही है सर। आप बात कर रहे हैं कि फखर जमान और बाबर आजम में से एक ने होना था, तो सर साइम अयूब किस मर्ज पे रखा आपने? उसके मार के कोई 24-25 रन थे पूरे एशिया कप में, तो आपने अगर उसको मैं बता रहा हूँ ना, साइम अयूब, मैं ये कह रहा हूं कि आप अभी बात करेंगे उसे बॉलिंग फैक्टर की वजह से रख दिया, तो बाबर आजम तो बॉलिंग नहीं करता, ये मैं बात कर रहा हूं ना। तो फखर तो बॉलिंग नहीं करता, साइम अयूब तो आपका मेन बैट्समैन है। साइम अयूब को तो मौके ही इतने मिल चुके हैं कि मैं तो अब तौबा कर चुका हूँ कि साइम अयूब को ये पता नहीं आखिरी मौका है क्या है। देखो साइम अयूब आपके तीनों फॉर्मेट्स के अंदर था, आपने उसको टेस्ट से ड्रॉप किया तो हमें लगा कि शायद साइम अब वहाँ जाने लगे हैं जहाँ हम चाहते हैं कि वो जाए, डोमेस्टिक में। यानी कि कुछ मैचेस खेले हैं, एक ही मैच में मुझे परफॉर्मेंस नज़र आई है, उसके अलावा तो वो खबर भी नहीं मिली कि साइम ने को रन किए हैं। तो साइम अयूब का T20 में फिर से आना, और बाकी प्लेयर्स के देखो, अगर आपने साइम अयूब को रख लिया था ना तो फिर आप मोहम्मद हारिस को भी रख लेते, क्योंकि साइम अयूब को तो हारिस से भी ज़्यादा चांस मिले हैं, उसको तो बहुत ज़्यादा चांस मिल चुके हैं। और ये सीरीज़ फिर से मुझे कहना पड़ा कि ये सीरीज़ अगर वो नहीं चल सके तो फिर उनकी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, आपने अभी बात की कि साइम की हारिस को भी रख लेते, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि फिर आप हारिस को रखना ज्यादा बेहतर था। वजह पूछें? बिल्कुल बताएं। वजह यह है कि साइम को आप एक ही जगह पर खिलाते रहे हैं, उसे उसके नंबर पे खिलाते रहे हैं, हारिस को आपने नंबर बार बार चेंज करते रहे हैं। बिल्कुल यही है ना, हारिस को तो आप कभी 8 पे खिला रहे हैं, कभी 6 पे खिला रहे हैं। वैसे
हारिस का मैंने आपको बताया था एशिया कप से पहले ही कि अगर वो एशिया कप में ना चले तो वो बाहर हो जाएंगे, और वो बाहर हो गए ना, मैंने जैसा बताया था आपको, क्योंकि मैं इनको जान चुका हूँ ना ये किन प्लेयर्स के साथ इनका ट्रीटमेंट कैसा है, किन के साथ कैसा है। लेकिन जो आपने हारिस के साथ सलूक किया ना कि 3 नंबर पे उसने ओमान के ख़िलाफ़ 65 रन बनाए, उसके बाद इंडिया के ख़िलाफ़ वो 3 पे आए, वो फेल हो गए, उसके बाद आपने फिर उसका नंबर चेंज कर दिया, तो नंबरों वाली ज़्यादती तो हारिस के साथ भी हुई थी। तो अगर आपने साइम को रखना था 25 रन बनाने के बाद, तो फिर आप हारिस को ही रख लेते जिसके एक मैच में साइम से ज़्यादा रन है। अच्छा सर, अब बढ़ते हैं जरा ओडीआई स्क्वाड की तरफ भी बढ़ जाएं जरा। ओडीआई स्क्वाड में शामिल है पाकिस्तानी कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा। सर करें जरा बात, फिर मैं भी अपने तज़िये देता हूं इस पर। अच्छा, ये जो ओडीआई का स्क्वाड है, ओडीआई का स्क्वाड काफ़ी लोगों को क्लियर होता है कि यही होगा, बट ओडीआई के अंदर एक प्लेयर जो एक सीरीज़ के बाद गायब हो गया, उसका नाम है आकिफ जवेद। शायद कुछ लोगों ने उसका नाम सुना हो। न्यूजीलैंड में खेला था शाहीन जब ड्रॉप था, शाहीन शाह जब ड्रॉप था न्यूजीलैंड की सीरीज में तब खेला था। हाँ जी, तो उसने वहाँ पे डेब्यू पे 4 आउट किए थे और वो सबसे अच्छा बॉलर था, आपका स्टैंड आउट परफॉर्मर था न्यूजीलैंड के अंदर। उसके बाद से वो बंदा गायब है। बाकी जो ये स्क्वाड आया इसमें हसीबुल्लाह का नाम है। हसीबुल्लाह को आपने T20 में डालना था, आपने उसको वनडे में डाल दिया। मतलब आपके मतलब बात वही है कि रिजवान है और रिजवान तो रहेंगे, रिजवान को तो आप ड्रॉप कभी भी नहीं कर सकते। तो इस स्क्वाड के अंदर सरप्राइजेज़ ज़्यादा नहीं है, एक हसीबुल्लाह वाला सरप्राइज़ है। और नसीम शाह को आप वनडे में ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि उनके स्टैट्स जो हैं वो कुछ और बताते हैं वनडे में। T20 में तो उनके बहुत ही गंदे स्टैट्स हैं, वनडे में उनके अच्छे स्टैट्स हैं। मगर नसीम शाह को भी अब देखना होगा क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया। हमारे यहाँ पे होता ही है कि एक बॉलर जब इंजर्ड हो जाता है ना, उसके बाद जब वो आता है तो वो भूल ही जाता है कि वो बॉलर था। तो स्क्वाड ठीक है, वनडे का यही स्क्वाड होना था, बट हसीबुल्लाह का मुझे है कि आप उसको T20 में रख देते। वनडे में आप उस्मान खान को रखते, क्योंकि उस्मान खान ने जो एक आधा वनडे खेला उसमें उनके 33-34 रन ने डेब्यू पे उन्होंने थोड़े तेज़ बनाए थे। तो आप उस्मान खान को वनडे के ऑप्शन में रख सकते थे एज अ बैकअप ओपनर, और जो हसीबुल्लाह था उसको आप T20 में रखते क्योंकि हसीबुल्लाह प्रोडक्ट ठीक है। अच्छा सर, आपने कहा कि यही होना था। जो मेरा ख्याल है क्या चेंजेस बनते थे, मैं अब आपको बताता हूँ। साइम अयूब चेंज होना बनता था, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, ये 3 तो नहीं होने चाहिए थे। हुसैन तलत को तो मैं भूल ही गया। हुसैन तलत तो नहीं चेंज हो गए ना, क्योंकि हुसैन तलत वेस्ट इंडीज़ में आपको एक मैच जितवा के आए हैं और पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक आप एक मैच जितवाएं कोई प्लेयर तो वो लंबा चलता है। उसके अलावा आपने किसकी बात की? साइम अयूब का इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए साइम अयूब ने वनडे में परफॉर्म किया हुआ था, उनकी एक सीरीज़ ख़राब गई है वेस्ट इंडीज़ की। और इमामुल हक मेरे लिए शॉकिंग है कि इमामुल हक ने परफॉर्मेंस ही वनडे में दी थी इंग्लैंड में जाके, आपने इमामुल हक को रखा ही नहीं। और इसमें से अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप हैं, जो कि मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बंदा डिज़र्व करता था ना ड्रॉप होना, वो अब्दुल्ला शफीक ही था। 3-3-0 एक सीरीज़ में बना रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में वो फ्लॉप हैं, तो उन्होंने जाना ही जाना था। इमाम का ना होना मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, इमाम को होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया है। साइम की जहाँ तक बात है तो साइम को ऐसा नहीं उन्होंने करना था कि ये बिल्कुल ही साइड पे कर दें। 1-2 फॉर्मेट्स में तो उन्होंने रखना ही था। T20 में उसको ज़रूर साइड पे करना चाहिए था। वनडे में मैं अभी भी उसके हक़ में हूँ जब तक उसको कुछ 4-5 फेलियर इकट्ठे दोबारा नहीं आ जाते, क्योंकि साइम ने वनडे में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया था। अच्छा सर, तो अब देखते हैं कि साइम क्या करते हैं। अच्छा सर, फहीम अशरफ पे तो हम बात कर सकते हैं ना। फहीम अशरफ तो T20I में पूरे ओवर नहीं करता, तो आपने इसमें क्यों रख लिया? फ़हीम अशरफ वो तो वनडे में तो पता नहीं वो क्यों आ गए हैं, लेकिन T20 में आप उनको निकाल नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने आपको बताया फाइनल में पूरे ओवर करके कि भाई अगर आप मुझे यूज़ करेंगे सही तरीके से तो मैं प्लेयर हूँ, और वो नीचे से आके हिटिंग भी कर देता है। तो फ़हीम अशरफ T20 में तो समझ में आते हैं, लेकिन वनडे में पता नहीं क्यों आपने रख लिया है, और वो खेलेंगे नहीं मेरे ख्याल से। लेकिन होना नहीं चाहिए था फ़हीम अशरफ को। आप आमिर जमाल को वनडे में अब उनके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करें। वो लंबे फॉर्मेट्स खेलता भी है, बैटिंग भी बड़ी अच्छी करता है, बॉलिंग भी कराने की एबिलिटी रखता है। तो अब आपको आमिर जमाल की तरफ जाना चाहिए वनडे में। T20 में अभी आप फ़हीम अशरफ के साथ स्टिक रहें। T20 में आमिर जमाल ज़रा डामाडोल ही हैं, लेकिन आमिर जमाल वाज अ बेटर ऑप्शन। और मैं उन प्लेयर्स की काफ़ी इस वीडियो में बात कर चुका हूँ जो अंडररेटेड हैं और उनको चांस ही नहीं मिल पा रहा। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल पूछना है आपसे कि आमिर जमाल को मुझसे चांस नहीं दे पाए, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है या मेरी जो सोच कहती है कि आमिर जमाल फ्यूचर का अब्दुल रज़ाक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आमिर जमाल में बड़ा पोटेंशियल है भाई। वो टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था उसने ऑस्ट्रेलिया में, और उसने वहाँ पे बॉलिंग भी करके दी और बैटिंग भी करके दी, और वो एक बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है।
और उसमें बड़ा पोटेंशियल है। आप T20 में बेशक कुछ प्लेयर्स होते हैं जो T20 में नहीं उतने करामत साबित होते, लेकिन उसने PSL में भी करके दिखाया। मुझे याद है पेशावर ज़ल्मी के इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ PSL 9 में गालिबन को 3-4 आउट हो गए थे शुरू में ही, 20-25 स्कोर पे 5 को आउट हो गए थे और आमिर जमाल ने नीचे से रन करके दिए, मैच थोड़ा क्लोज आ गया था। तो आमिर जमाल में बड़ा पोटेंशियल है। उन्होंने PSL में एक और मैच भी जितवाया था अनबिलीवेबल सिचुएशन से। तो आमिर जमाल फ्यूचर तो है पाकिस्तान का, लेकिन उसको यूज़ भी तो करे ना। अभी उसको होना चाहिए था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता है। अब आप आमिर जमाल की तरफ बढ़ना शुरू होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुनीब आरिफ और असनात अख्तर को दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।